चांसलर मर्केल और मीडिया के सदस्यों, मैं चांसलर मर्केल का और जर्मनी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी और सम्मान की भावना से जो स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष करके इसलिए कि मेरी सरकार के पहले साल में उन्होंने भारत को विश्व के सबसे बड़े ट्रेड फेयर में पार्टनर कंट्री चुना। चांसलर मर्केल ने हैनोवर में मुझे, मेरे डेलीगेशन और भारत की कई कंपनी के सीईओज को साथ अपना बहुमूल्य समय दिया और आज फिर से बर्लिन में मेरा और मेरी डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत हुआ और विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बड़े खुले मन से और गहराई से भारत और जर्मनी के संबंधों के बारे में हमने बातचीत की है। ये उनकी जर्मन की हितों पर ध्यान और भारत और जर्मनी के संबंधों के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं और उन्होंने कल हैनोवर में भारत के लायन के निमंत्रण को स्वीकार किया और आश्वस्त किया कि जर्मनी के ईगल द्वारा उसका ठोस उत्तर देगी। मेरा विश्वास है कि धरती का राजा लायन और आकाश का राजा ईगल की अच्छी जोड़ी बनेगी। जब मैं पिछली बार बर्लिन आया था तो उस शाम बर्लिन ने वर्ल्ड कप फाइनल में सफलता प्राप्त की थी। मैं आज यह महसूस कर रहा हूं कि भारत और जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में हम सफल हो रहे हैं और बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत में जब कोई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या हाई क्वालिटी की बात करता है तो सबसे पहले जर्मनी का ध्यान आता है। तो यह स्वाभाविक है कि आज भारत जब आर्थिक विकास और रोजगार के लिए मेक इन इंडिया के नए रास्ते पर चला है तो उसे जर्मनी के साथ की अपेक्षा है। आर्थिक परिवर्तन या सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुधार के किसी भी उद्देश्य के बारे में सोचे तो उसमें टेक्नोलॉजी, स्किल, इनोवेशन एवं इन्वेस्टमेंट की बड़ी भूमिका होती है। मेरा जर्मनी आने का उद्देश्य यह था कि जर्मन इंडस्ट्री को भारत में आने के लिए आमंत्रित करूं और उन्हें आश्वस्त करूं कि उन्हें एक खुले, आसान और स्थिर आर्थिक माहौल मिलेगा और जिसमें प्रवेश करने में और काम करने में मेरी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। चांसलर मर्केल और जर्मन इंडस्ट्री के उत्साह और रुचि को देख करके मैं बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। उनके फीडबैक से नीतियों को बनाने में बहुत लाभ होगा। मैंने यह निर्णय किया है कि जर्मन कंपनीज के लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि उनको भारत में निवेश करने में, बिजनेस करने में आसान रहे, सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत का मेक इन इंडिया और हमारे युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है। जर्मनी पूरे विश्व में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लीडर माना जाता है। भारत में स्किल डेवलपमेंट हमें उनकी परिस्थितियों को देखते हुए करनी होगी। साथ ही साथ से हम बहुत और इस बारे में विस्तार से बातचीत हुई है। उसी प्रकार साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में हम और घनिष्ठ संबंध
और सहयोग बढ़ाएंगे। एक क्षेत्र जो मेरे लिए निजी रूप से और देश के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता रखता है वह है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। जर्मनी इस क्षेत्र में भारत को बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही जर्मनी भारत में क्लीन एनर्जी के उपकरणों का बनाने में भी आगे बढ़े और साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की चुनौती का हम सामना करें। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा तो ट्रेड के लिए भी लाभदायक होगा। आयात की जरूरत और बढ़ेगी और स्वाभाविक है कि इससे जर्मनी की इंडस्ट्री को भी बहुत लाभ होगा। इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर बातचीत 2 साल से रुकी हुई है। मैंने चांसलर मर्केल से आग्रह किया है कि भारत और यूरोपीय यूनियन की बातचीत को जल्द से शुरू किया जाए तथा संतुलित और दोनों पक्षों के लिए लाभदायक एफटीए संपन्न किया जाए। भारत एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। आशा करता हूं कि जर्मन इंडस्ट्री इसमें गर्मजोशी से भाग लेगी और आपकी सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। चांसलर मर्केल और मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की है। भारत में हमारा यह मानना है कि यूरोप की आर्थिक गति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और यूरोप में स्थिरता वैश्विक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चुनौतियों पर जर्मनी के नेतृत्व की विश्व की अपेक्षा है। मैं ईरान से सफल बातचीत के लिए आपका भी सराहना करता हूं। इससे पूरे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम एशिया में अस्थिरता हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर असर करती है। अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विकास दोनों के लिए महत्व रखता है। इस शताब्दी में एशिया पैसिफिक क्या दिशा लेता है वह सबके लिए मायने रखता है। आतंक फैल रहा है और नए स्वरूप ले रहा है। इसका खतरा अब विश्व के सभी भूभाग में हम करीब से अनुभव कर रहे हैं। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है जिसमें भारत और जर्मनी मिलकर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में समुद्री, साइबर और आंतरिक सुरक्षा सभी के लिए चिंता का कारण बन सकता है और इसमें सहयोग बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। मेरा मानना है कि भारत और जर्मनी दोनों देश ऐसे हैं जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का अधिकार है और इससे विश्व भी लाभान्वित होगा। हम दोनों चाहते हैं कि 70वीं वर्षगांठ तक एक उत्तम अवसर बने जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को पूरा किया जा सके। हम दोनों पेरिस में एक सफल COP21 की अपेक्षा करते हैं। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सफल और उत्पादक यात्रा के लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से चांसलर मर्केल का आभार प्रकट करता हूं और अक्टूबर में मैं चांसलर मर्केल की भारत की यात्रा का उत्सुकता से इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्किल डेवलपमेंट की बात आपने की। इस इन मुलाकातों में सर और खास करके एमओएफएमएससी के दौरान इस आपकी यात्रा में अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट की बात आपने अभी यहाँ की, इस इन मुलाकातों में सर और खास करके एमओएफएमएससी के दौरान इस आपकी यात्रा में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के लिए टेंजिबल आउटपुट क्या रहा, हम यहाँ से लेके क्या जा रहे हैं, हमें भारत को क्या मिला, आप दोनों की बातचीत में इस बारे में क्या हुआ, अगर आप प्लीज बताएं। आज पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ जा रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में उसने अपनी जगह बनाई है। भारत के पास 3 प्रमुख ऐसी सुविधाएं हैं जो विश्व में किसी के पास नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। और इन तीनों बातों को देखें तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी संभावना है, जहां लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के साथ हो, और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक ऐसी जगह है कि जहां पर विपुल मात्रा में वर्कफोर्स है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में डोमेस्टिक डिमांड है, और जहां की डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो जर्मनी और भारत दोनों समान रूप से शेयर करते हैं। तो एक ऐसा माहौल है कि जिसके कारण विश्व के अनेक देशों को और जर्मनी को विशेष रूप से भारत अनुकूल है। जर्मनी की ताकत है मैन्युफैक्चरिंग। विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जर्मन कंपनी और भारत देश का माहौल, ये दोनों मिलकर के काम करें तो विश्व की अनेक आवश्यकताओं को हम बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। भारत का वर्कफोर्स जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार होगा, वो आने वाले दिनों में एक वर्ल्ड वर्कफोर्स के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। भारत में रोजगार ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसलिए हमारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में है। हैनोवर फेयर में जितनी कंपनियां मिली, बाद में चांसलर मर्केल ने एक शाम डिनर रखा था यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ, उसमें भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मैं देख रहा हूं कि चाहे स्किल डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन की बात हो, चाहे रेलवे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, अब एक्सपांशन हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम हो, इंजीनियरिंग सेक्टर के विकास की नई क्षितिजें हो, सभी क्षेत्रों में आज जर्मन कंपनियां भारत के साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार है। और मेरा और चांसलर मर्केल के साथ बीच जो बातचीत हुई है, उसके कारण इन कंपनियों का भी विश्वास बढ़ा है, और उन कंपनियों का विश्वास बढ़ा है ताकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का काम हो, मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ने की बात हो, सभी क्षेत्रों में जर्मनी और भारत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज यहां से लौट रहा हूं। Ja, Frau Bundeskanzlerin, Madam Chancellor, Prime Minister, you raised this particular issue for Iran. Yesterday, the Russian President, President Putin, imposed a delivery stop has lifted a delivery stop against modern anti-aircraft systems. Do you think that this is an infringement of the sanctions against Iran, and do you think that that is a problem, maybe a problem for the return of Mr. Putin to an international negotiating table? I think that first and foremost that before Easter this framework agreement was put in place was a very important step, and I think a subsequent step needs to follow, namely to turn this into an agreement that can be signed. I would plead for, if possible, lifting sanctions in concert with everyone, but making any predictions as to how discussions are continued, P5 plus Germany and Iran, that is something that needs to be continued. That is the work ahead, and this is what I'm going to concentrate on most.
Good afternoon to both of you, sir. My question is addressed to both of you. Sir, you mentioned about terrorism which is spreading. Both of you mentioned about that. Now, terrorism has even reached Europe. We saw an attack in France recently. Now, there are it is said that epicenter of terrorism is in South Asia, in our India's vicinity. What do you say? How should India and Germany cooperate in this? And what is the message for those countries who give shelter to terrorists? मैं मानता हूं कि टेररिज्म ये मानवता को लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो भी मानवतावाद में विश्वास करते हैं, उनकी भाषा कोई भी हो, भूभाग कोई भी हो, परंपराएं कोई भी हो, लेकिन मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। और सभी मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर से, एक ही इंटेंसिटी के साथ बोलने की आवश्यकता है, कलेक्टिवली एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले हम जब भारत के लोग दुनिया को आतंकवाद के खतरे की बात बताते थे, तो कुछ लोग हमें कहते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज दुनिया को समझ आया कि कितना भयंकर रूप होता है, और ये मानवता के खिलाफ एक लड़ाई है। जब तक हम मानवतावादी शक्तियों को एकत्र नहीं करते हैं और हम आतंकवाद के सामने समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, उनको खुला मैदान मिल जाता है। उनको शस्त्र जहां से मिलते हो, उस पर से रोक कैसे लगे। आतंकवादियों को शेल्टर देने वाली अगर सरकारें हैं, तो उन सरकारों पर दबाव कैसे पैदा किया जाए। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। अगर ये एक मूड बनता है और हम आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को आइसोलेट करना, ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दुनिया इस पर गंभीरता से सोचेगी। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, यूनाइटेड नेशन में बहुत लंबे अरसे से एक प्रस्ताव चर्चा पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें आतंकवाद की डेफिनेशन होना बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि जब यूनाइटेड नेशन अपने 70 साल पूर्ण करने जा रहा है, उस रिजोल्यूशन को पारित करें, डिफाइन करें और दुनिया के लोगों के लिए बंधनकर्ता चीजों का रेगुलेशन तैयार करें। तब जाकर के एक प्लेटफॉर्म पर से इस मानवता विरोधी प्रवृत्तियों के खिलाफ दुनिया को एकत्र किया जा सकता है। मैं चांसलर मर्केल के विचारों से परिचित हूं। वे आतंकवाद के खिलाफ उतने ही स्पष्ट विचार रखती हैं जितना कि हम भारत के लोग जो पिछले 30 साल से आतंकवाद से परेशान है, हम अनुभव करते हैं। और मैं मानता हूं कि अब पूरी दुनिया जिस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है, और अधिक सजग बन करके और साथ मिल करके इस मानवता की रक्षा के लिए काम करेगी। Prime Minister, you were referring to the form of these UN Security Council. I would like to know from you whether you still believe that the common position of India together with Germany and Brazil to try to obtain a standing seat a permanent seat on the Security Council, whether that is the right way or whether you've changed your opinion. And now that Prime Minister, Madam Chancellor has mentioned defense cooperation, would you be ready to cooperate more in the defense sector? The German industry has
already asked you to further lighten the rules and regulations on export controls for defense goods. Well, says the Chancellor, let me start perhaps with these guidelines regulating our arms exports. I mean, they're in place. We decide this on a case-by-case basis. You know that as regards certain projects, also in the overall European environment, we already put in a bid, sometimes aircraft, sometimes submarines, but right now there are no current topical decisions that are on our plate, but we hear the wish of India for cooperation in this sector as well, and we listen to this with an open mind. We have to discuss, but we have to decide on a case-by-case basis, as we usually do. What you may have at the back of your mind, we did talk about a possible working group to discuss export guidelines for dual use, but that I think needs to be looked at separately from defense cooperation and arms exports. There is a working group there, and we've agreed that until the intergovernmental consultations take place, we will have a meeting of that working group to see whether some kind of changes need to be in place. एक विषय जो आपने पूछा है परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में, मैं दुनिया का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि ये वर्ष यूएन के 70 साल हो रहे हैं और पूरा विश्व ये वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी का वर्ष से गुजर रहा है। विश्व को मालूम होना चाहिए कि भारत के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में 75,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे और प्रथम विश्व युद्ध में 14 लाख से ज्यादा भारत के सैनिकों को हिस्सा लेना पड़ा था। उसमें भारत का कोई हित नहीं था, भारत की कोई योजना नहीं थी। यूएन के बाद आप देखिए पीस कीपिंग फोर्स, सबसे ज्यादा सैनिक पीस कीपिंग फोर्स में जो राष्ट्र भेजे जाते हैं उनमें एक नाम भारत का है। पीस कीपिंग फोर्स में भी यूएन के मार्गदर्शन में उत्तम से उत्तम कार्य करने के लिए बार बार भारत की सराहना होती है और भारत जिसका इतिहास और संस्कृति, कभी भी यह वह देश जिसने युद्ध नहीं किया है, आक्रमण नहीं किया है, वो देश जहां अहिंसा के दूत महात्मा गांधी पैदा हुए थे, वो देश जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहां की संस्कृति परंपरा शांति को समर्पित है, उस देश को अगर यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप न मिले, उसको 70 साल तक उसके लिए इंतजार करना पड़े, तब सवाल उठता है कि शांति पे भरोसा करने वाले, शांति के लिए जीने वाले, शांति जिनके डीएनए में है, ऐसे देश के प्रति अब न्याय होना चाहिए। समय बहुत चला गया है। थैंक यू।